हाँ जी, 12th क्लास लास्ट आपको टॉपिक आई होप कि समझ आ गया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू और नेक्स्ट कंटिन्यू आवर टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम करेंगे आसियान फ्री ट्रेड एरिया, जिसको फेटा भी बोलते हैं, FTA। तो इसके अंदर क्या फोकस किस चीज़ के ऊपर है? इसका फोकस है इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, लेबर लॉस कैसे होंगे, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी। देन US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट फेटा विद ASEAN। तो US एंड चाइना जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसके थ्रू वर्क जो है करना चाह रहे हैं। देन है आसियान विजन 2020। आसियान विजन 2020 जो है क्या वर्क कर रहा है, क्या है इसके अंदर, मैंने स्टार भी डाला, इट मीन्स कि ये इम्पॉर्टेंट है। आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ ASEAN, ASEAN का रोल जो है और ज़्यादा कैसे वो वर्क करेगा इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, कैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दिस बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग ASEAN पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, की अगर रीजन के अंदर किसी तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कन्फ्लिक्ट्स का क्या करेगा, सुधार करेगा, उनको कहीं ना कहीं सोल्यूशन करने की कोशिश करेगा। देन जो है बेटा इसके अंदर आसियान सॉल्व कन्फ्लिक्ट, आसियान ने कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया? तो आसियान ने कंबोडिया डिस्प्यूट हुआ है, ईस्ट तिमोर में जो क्राइसिस हुआ है, उन क्राइसिस को वहाँ पे सोल्यूशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन जो है करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ आसियान की, जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, मेक्स एन अट्रैक्टिव जो है कह सकते हो कि अट्रैक्टिव जो है एक फ्रेंड बन के उभरा है किसका? इंडिया एंड चाइना का। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी थोड़ी सी आसियान को लेके ढीली थी, बहुत ज़्यादा आसियान को अटेंशन नहीं दिया था। बट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर के एंड के साथ जो है इंडिया ने आसियान की तरफ जो है फ्रेंडशिप का हाथ दोबारा से बढ़ाया है। देन इन द रीसेंट ईयर जो है फेटा को साइन किया गया, जिसमें इंडिया ने जो है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ, ये जो वर्ड मैं आपको बता रही हूँ सिंगल सिंगल, ये थोड़ा ध्यान से रखना, वन वर्ड में आ जाता है। सिंगापुर एंड थाईलैंड के साथ जो इंडिया के फ्री ट्रेड एरिया किस में है, मतलब रिलेशन है, उसको सिग्नेचर किया हुआ एग्रीमेंट के ऊपर। एंड ट्राई टू साइन द फेटा विद द ASEAN, और ट्राई कर रहा है इंडिया की फेटा के साथ कैसे जो है और कंट्रीज़ के साथ जो है हम अपने रिलेशंस को, जो ASEAN कंट्रीज़ के साथ हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकें। देन जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्क। सार्क जो है जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक जो है एसोसिएशन बनाई, दैट एसोसिएशन वाज नोन एज सार्क। सार्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो है कह सकते हो संस्था बनाई गई या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। एस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1980 के अंदर, सॉरी 1985 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, इन ढाका में इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल के अंदर है। कॉपरेशन करती है मल्टीलेटरल मीनिंग में, मतलब आपस में जो है कॉपरेशन सहयोग से वर्क करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या? वर्क टुगेदर इन स्पिरिट ऑफ वर्क करेंगे, इकट्ठे मिलके काम करेंगे, किसके अंदर? वेलफेयर पीपल, लोगों की भलाई का काम करेंगे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ की, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा। देन ट्रस्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ किया जाएगा। देन इसके करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हेमंत सिंह है। मोटो क्या है? डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी जो है इसका मोटो है। थिम्पू वॉज डिक्लेयर एज एन सार्क कैपिटल, जो थिम्पू है भूटान में उसको जो सार्क का कैपिटल जो है बनाया गया है। देन साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, आपको पता है कि फ्री ट्रेड एरिया बनाया जाएगा जिसमें जो है किसी भी तरह का एक्साइज ड्यूटी और ये सब जो है नहीं लिया जाएगा, ट्रेड जो है बिल्कुल फ्रीली होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है, पहले भी जैसे एज आई हैव अर्लियरली डिस्कस कि जितने भी टॉप जो लेटर्स हैं ब्रिक्स के वो हर कंट्री का जो है नाम है। ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, तो ये कंट्रीज़ के नेम आ गए इसके अंदर। ब्रिक्स के अंदर की ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है, कॉपरेशन है। ठीक है जी, कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अंदर। ठीक है, मेंबर कंट्रीज़ जो हैं नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी होगी कि किसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, म्यूचुअल इक्वालिटी रहेगी। और बिलीव किसके अंदर करते हैं?
बिलीव करते हैं फ्यूचर डोमिनेंट जो है, फ्यूचर की ये कंट्री जो है फ्यूचर के डोमिनेंट सप्लायर होंगे। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंदर, सर्विस के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर। बाय 2050 तक वर्ल्ड को अगर ये सामान देना होगा तो ये कौन सामान प्रोवाइड कराएगा? ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं। अब किस किस चीज़ में? अब इंडिया एंड चाइना डोमिनेंट सप्लायर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के अंदर। ब्राज़ील एंड रशिया रहेगा डोमिनेंट सप्लायर रहेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है जी। ब्रिक्स का जो अकाउंटेड जीडीपी है 30% है। एंड मेंबर नेशन ग्रो मोर देन G7 जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ का एक डेवलप कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उससे भी ज़्यादा फास्ट जो है ये ग्रो कर रहे हैं। एंड 11 कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी, ब्राज़ील में हुई थी 2019 में, चेयर्ड बाय ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो था जैर बोनसारो ने जो था बॉयसानारो, हाँ जी बॉयसनारो ने जो था इसको चेयर किया था, मतलब लीड किया था। देन है इसराइल एज अ इकोनॉमिक पर। आपने पता हो कि अभी इसराइल के जो था कन्फ्लिक्ट चल रहा था इसराइल और फ़िलिस्तीन का, तो इसराइल ने अपनी जो है पार जो है शो कर दिया कि कैसे जो वह इम्पोर्टेंट पार है। अब हम डिस्कस करेंगे इसराइल। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है, ठीक है जी। साउथ ईस्टर्न शोर के ऊपर है, मेडिटेरियन सी के अंदर है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल कंट्री है। किस किस चीज़ में? साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, डिफेंस के अंदर है, इंटेलिजेंस के अंदर है। बिसाइड इकॉनमी, इकॉनमी के अलावा भी जो है ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का कह सकते हो डेवलप कंट्रीज़ के साथ स्टैंड करता है। जो है नई हाइट्स को, पॉलिटिकल हाइट्स को भी उसने अचीव किया है। इनडोमिटेबल पोजीशन है इसकी कि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, फिर भी इसने अपनी पोजीशन को क्या करके रखा, मेंटेन करके रखा हुआ है। देन इसकी डिफेंस फोर्सेस जो है, इसकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। ठीक है जी। इन सब में जो है ब्राज़ील जो है सबसे फास्ट कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज़ में से एक है। सबसे ज़्यादा अपने आप को इसने डेवलप किया है। स्मॉल जूइश कंट्री है, ठीक है जी। और मैंने इसका प्लेस तो आपको बता ही दिया कि ये कहाँ पे जो है सिचुएट है, कहाँ पे जो है रहता है। सेकंड जो है इंडियाज़ रिलेशन, इंडिया एज अ सेंटर ऑफ पावर, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ पावर। तो इंडिया को भी क्यों कहते हैं? क्योंकि 21st सेंचुरी की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी में से इंडिया भी एक है। इंडिया जो है 21st सेंचुरी में एमर्जिंग ग्लोबल पावर इन मल्टी डायमेंशनल वे, चाहे वो इकोनॉमिक है, कल्चरल है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन आपको पता है इंडिया की 135 करोड़ के आसपास हो गई है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, बिग पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इकोनॉमिक जो है टारगेटिंग द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है हमारी ग्रो कर रही है। देन कम्पिटिटिवनेस है, ह्यूज मार्केट है, हमारी एंशियंट कल्चर है, वर्ल्ड का सबसे पुराना कल्चर हम कह सकते हैं हमारा ही है। देन पीपल जो है 200 पीपल जो स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, जो हमारे कंट्री के लोग जो हैं दुनिया भर में फैले हुए हैं। देन स्ट्रेटेजिक प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है जी। तो ये सारे जो हम मिलिट्री उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है हमारे पास। इंडिया की जो मेक इन इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इज़ अनदर माइलस्टोन। तो अब इंडिया जो है कि पूरी तरह से हर चीज़ इंडिया में ही बनाएगा, तो ये भी एक माइलस्टोन है जो इंडिया को एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बना रहा है। देन ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर, और यही सारी चीज़ें जो है इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर जो है बना रही हैं। नेक्स्ट जो है रशिया है। रशिया कैसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर है? आपको पता है कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो लार्ज कंट्री निकल के है वो रशिया था, और यूएन की सीट भी किसके पास गई थी? रशिया के पास गई थी, ठीक है जी। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर का लार्जेस्ट पार्ट जो था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन कौन सा था? रशिया था। तो अब भी रशिया ही जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्री है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। रशिया एक स्मॉल जो था स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में जो था उभरा, सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर था। जीडीपी इसकी कितनी है? 11th इन द वर्ल्ड है। देन हैज़ मटेरियल, जिसके पास जो है मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसके बहुत सारे रिजर्व हैं जो एक इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बना रहा है। न्यूक्लियर भी न्यूक्लियर इक्विप्ड है, इसके पास ऐसे वेपन्स हैं कि अमेरिका को कहीं ना कहीं जो है चुनौती दे रहा है। देन परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल की, और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है? इसकी जो है परमानेंट सीट है। ये हो गए। नेक्स्ट जो है एज अ चाइना। चाइना जो है मेन कंट्री है वर्ल्ड के अंदर,
जो कह सकते हो कि एज अ अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो बहुत जल्दी से उभर के सामने आया है। तो थोड़ा सा चाइना के बारे में करेंगे। चाइना में रेवोल्यूशन हुआ बेटा इन द ईयर 1949 एंड चाइना बना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। नाम क्या चाइना का बना? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस टाइम लीडर थे माओ थे। ठीक है जी। इकोनॉमिक मॉडल जो था सेम इन्होंने सोवियत संघ वाला, इट मीन्स की सोशलिस्टिक मॉडल को जो था इन्होंने अडॉप्ट किया। इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। कम्युनिस्ट चाइना क्लोज जो था, चाइना ने कुछ टाइम के लिए अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ लिंक्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्तों को काट लिया। सोवियत की एड एंड एडवाइस के ऊपर स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी इंडस्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी वो कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है शॉर्टेज ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज का हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि जितनी भी गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कंट्री में ही किया जाएगा ताकि फॉरेन जो एक्सचेंज है उसको सेव किया जा सके। ठीक है जी। तो क्या का शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, नीड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, चाइना डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट जो था इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स, कि सब्सटीट्यूट किया इम्पोर्ट्स को कि अपने ही कंट्री में बना के उन सब चीज़ों का क्या सब्सटीट्यूट किया जाए। और आप देखो आज देखो कि मंगल के ऊपर पहुंच गया है। देन जो मॉडल इसने यूज़ किया, आपका रशियन मॉडल यूज़ किया इसने, सोवियत संघ वाला जो मॉडल लिया उसमें क्या क्या, अलाउड इट यूज़ रिसोर्सेज, फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट करेंगे एंड सोशल एंड वेलफेयर, सभी कंट्री के सभी लोगों के लिए जो है वर्क करेंगे। किस चीज़ का वर्क करेंगे? डेवलपमेंट का वर्क करेंगे। ड्यू टू दिस मॉडल चाइना मूव अहेड, चाइना जो आगे बढ़ गया एंड डेवलपिंग कंट्री बन गया। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के उसमें भी जो था इसने काफ़ी विकास किया। देन इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, कितनी थी? 5 to 6% जो थी होनी शुरू हो गई। देन रीज़न फॉर इनसफिशिएंट ग्रोथ, कहते इतनी ग्रोथ थी पर चाइना तो ज़्यादा ग्रोथ कर सकता था ना, बट इनसफिशिएंट ग्रोथ के क्या रीज़न थे? फर्स्ट रीज़न क्या था? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्या है? करप्शन कह सकते हो। ठीक है जी। थर्ड जो रीज़न वो क्या कह सकते हो आप इसका, करप्शन के अलावा, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो जो है इनसफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो है पर कैपिटा इनकम जो है इनकी लो है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें उनका मिनिमम यूज़ था, ज़्यादा वो नहीं कर पा रहे थे। अब तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे, तो ये उस टाइम की बात करें जब चाइना ने अपनी इकॉनमी के डोर ओपन नहीं किए थे। देन चाइना ने इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए चाइना लीडरशिप की जो पॉलिसी थी, डिसीज़न लिया इन द ईयर 1970 एंड इट्स पॉलिटिकल आइसोलेशन। अपनी पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन का मतलब है कि अपने आप को इन्होंने दुनिया से गुम करके रखा हुआ था, बिल्कुल काट के रखा हुआ था। देन 1970 में इसने अपनी आइसोलेशन को ख़त्म किया और सबसे पहले इन द ईयर 1972 में जो है आइसोलेशन को ख़त्म करते हुए यूएस के साथ अपने जो थे रिलेशंस को इम्प्रूव किया। देन जाओ एंड लाई ने जो था 4 मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। वो मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसीज़ क्या थी? फर्स्ट जो थी कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जो है वर्क किया जाएगा इन द ईयर 1973। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखना। देन जो है डेंग जिनपिंग जो है उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया इन द ईयर 1978। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए अपनी कंट्री में ताकि कंट्री को जो है डेवलप किया जा सके और ज़्यादा तेज़ी से विकास किया जा सके। क्या एम था ओपन डोर पॉलिसी को अपनाने का, यूज़ करने का? टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी के लिए इंक्रीज़ करने के लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कहाँ से आएगी? अप्रोच से आएगी। अगर हम अपने इकोनॉमी के डोर जो है ओपन नहीं करेंगे तो क्या है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है नहीं आएगी। नाउ चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट के लिए इसने अपना एक अलग से पाथ जो था चुन लिया। उसके अंदर क्या किया इसने? प्राइवेटाइजेशन के एग्रीकल्चर का इन द ईयर 1982, देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ किया 1998। तो ये वन वर्ड में सारे आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से तय करना। रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स को किया, ट्रेड बैरियर्स जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बना दिया। देन जो है स्टेट प्लेड सेंट्रल रोल, मेन रोल प्ले किया मार्केट इकोनॉमी के अंदर। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे हेल्प करेंगी चाइना फ्रॉम द जो स्टेगनेशन थी, जो की इकॉनमी रुक गई थी, उसको जो है पुश करेंगी ताकि वो विकास की ओर जा सके। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की उसका क्या रिजल्ट रहा?
प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर प्राइवेटाइज हुआ, इट मीन्स कि लोग अपनी खेती करने लगे, इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ, रूरल जो था इनकम इंक्रीज़ की। उसके बाद हाई पर्सनल जो था सेविंग इंक्रीज़ होगी रूरल एरिया के अंदर लोगों की। ठीक है जी, अब लोगों के पास जो था इतना पैसा था कि वो जो है अपनी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। रूरल जो था इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, न्यू ट्रेडिंग लॉज बने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाया गया। इसके कारण क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड एंड जो था इंक्रीज़ किया हमारा, और जितने भी फॉरेनर्स जो थे, कंपनीज जो हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया जो है चाइना की, यहाँ पे आके जो है वर्क किया जाए। देन एफडीआईज का मीनिंग है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्लेस बन गया चाइना। जितने लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते उससे ज़्यादा जो है चाइना में इन्वेस्ट करते हैं। देन जो था नेक्स्ट जो है मेंबरशिप ऑफ डब्ल्यूटीओ, कि चाइना जो था 2001 में डब्ल्यूटीओ में ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन गया, मेंबर बन गया। ठीक है, तो आप देखो कि कितनी जल्दी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर जो है उभर कर सामने है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। देन जो इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स क्या रहा, कि इतने सारे रिफॉर्म्स किए उसने वर्ल्ड में जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनने के लिए। इसका इफेक्ट क्या रहा कि नॉट एवरीवन रिसीव बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स, कि जितने भी रिफॉर्म्स चाइना ने किए सबको उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ कर गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर, रिच और पुअर के बीच में जो था इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्रीज़ कर गया। क्लियर है। इट प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस। अब यह प्रोजेक्ट रखा गया है, ये माना गया है कि यूएस की इकॉनमी को जो है बाय 2040 जो है चाइना क्या कर देगा, साइडलाइन कर देगा, और फर्स्ट जो है वर्ल्ड का डेवलप कंट्री जो है चाइना बन जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मेरे से पूछिए। थैंक यू बेटा।